I present the budget for the year 2022-23. We are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. This is a budget which seems to be pushing the mirage of Achhe Din even farther away. ये बजट more infrastructure, more investment, more growth और more jobs की नई संभावनाओं से भरा हुआ। बहुमत है, हम कुछ भी करेंगे तो चलेगा, ये जो एटीट्यूड है ये देश के लिए ठीक नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा। Today's budget speech was the most capitalist speech ever read by a finance minister. एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मुझे उम्मीद थी कब कि यूपी के चुनाव को देखते हुए शायद कुछ लोगों को दे दें, तब भी नहीं दिया और सब बड़े लोगों को दे दिया। किसानों की आय दुगना करने का बजट है, खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। The farmers demand for legalizing the MSP. There is no mentioning about that. आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो हम लोग कदम उठाना चाहते हैं, उस दिशा में मुझे लगता है कि एक मजबूत पहल के तौर पर साबित होगा। और आज के बजट में जो बोला वो शायद महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जो नहीं बोला गया वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, ये है 5 की बात। मैं हूं नकमा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया है और ये दूसरा पेपरलेस बजट है। कोविड से जूझते हुए लोग, बदहाल कारोबार, बेरोजगारी बढ़ती हुई, इन सब से लड़ते झगड़ते लोगों को बजट से राहत की उम्मीद जरूर थी। लेकिन जब बजट पेश हुआ तो क्या सामने आया? सबसे बड़ी उम्मीद ये थी कि इनकम टैक्स में राहत मिलेगी, लेकिन इनकम टैक्स में खासतौर पे मिडिल क्लास को बहुत उम्मीद थी। जो सर्विस क्लास है, जो टैक्स देता है ज्यादा, उन्हें मायूसी हाथ लगी। लगातार 7वां ऐसा बजट था जिसमें इनकम टैक्स स्लैब पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया, यानी उसको किसी तरह से कोई रिवाइज नहीं किया गया स्लैब को। इसके अलावा डिडक्शन को लेकर भी कोई भी राहत नहीं दी गई है। तो इस बजट में किसके लिए क्या है, आइए सबसे पहले देखते हैं बजट की 10 बड़ी बातें क्या रही हैं। तो एक तो बड़ी बात यही है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरे ये है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा है, यानी कि रिटर्न को आप कुछ 2 साल के गैप में भी फाइल कर सकते हैं। 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न होना होगा। सभी कैपिटल गेन्स पर अधिकतम 15% टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी से जो आय होगी उस पर अब 30% टैक्स लगेगा। वर्चुअल एसेट भुगतान पर 1% TDS। सहकारी समितियों को कुछ छूट है, उन्हें अब 15% टैक्स देना होगा। ये बजट जो है, ये भी कहा जा रहा है कि अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है, यानी कि किस रास्ते पर देश आगे बढ़ेगा। 3 साल में 400 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये वंदे भारत ट्रेन है और PM गति शक्ति मास्टर प्लान पर इसमें फोकस किया गया है। और आपको ये बजट जो है उससे हम क्या समझ सकते हैं? हमारे लिए, आपके लिए इस बजट से क्या कोई राहत है? इस बजट से जो हम उम्मीद लगाए हुए थे वो उस पर बजट कैसा उतरता है? क्या हमें नुकसान है, क्या फायदा है? उद्योगों को क्या फायदा है? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या होना है? प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि इससे मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर जॉब्स, और विपक्ष जो कह रहा है कि एक कैपिटलिस्ट बजट है और ये कुछ नहीं बजट है। इस सब को समझने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जानकारों का, नेताओं का। हमारे साथ महेश वर्मा हैं, बीजेपी के नेता। अमी याग्निक हैं जो सांसद हैं कांग्रेस के। पूजा मेहरा, आर्थिक पत्रकार। सुनील अलग, व्यापार सलाहकार। तो महेश वर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मोर जॉब्स, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रगतिशील बजट, 25 साल का ब्लूप्रिंट, ये तमाम बातें सब अगर हम बहुत आसान शब्दों में समझना चाहें, जो विपक्ष कह रहा है कि इससे बड़ा कैपिटलिस्ट बजट जो है वो कभी नहीं था, किसी को कुछ नहीं मिला है, ये कुछ नहीं बजट है। नगमा जी, बहुत प्रामाणिक बजट है।
टेस्टेड और ट्रस्टेड बजट है। इसमें सबसे अच्छी या बड़ी बात जिससे लोगों को फायदा होगा वो आपको क्या लगा महेश जी? वो ये कि सरकार के पीछे पिछली बार जब सरकार ने बजट पेश किया तो उसके ऊपर उंगली उठाई गई थी, सवाल उठाया गया था, जीडीपी माइनस में था। सारे व्यवधान को पार करते हुए सरकार उन सारी चीजों को लांघते हुए फिर से वही चीज प्रस्तावित किया है जिसको वो अचीव करना चाहती है। ठीक है। जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर देश की गति जो है, जैसे आपने कहा कि 25 साल का हम जो एक ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं उसकी बुनियाद कहीं अगर आज इस बजट से शुरू होती है तो निश्चित रूप से वो सराहनीय है और हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उस रास्ते आप कह रहे हैं कि सराहनीय है, गर्व की बात है। अमी याज्ञनिक, ऑपोजिशन में अलग अलग नेताओं ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है। शशि थरूर कह रहे हैं कि इससे बड़ा कैपिटलिस्ट बजट उन्होंने नहीं देखा। किसी ने कहा कि ये सब बड़े लोगों को दे दिया है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? आपको इसमें क्या लगा ऐसा जो जिसकी वजह से कहा जाए कि बड़े लोगों को सब कुछ दे दिया या कैपिटलिस्ट बजट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि बहुत ही निराशाजनक बजट है। इतना निराशाजनक है कि बहुत सी उम्मीदें लगाए हुए हम बैठे थे। कोविड के बाद हम ऐसे एक दौर से गुजर रहे हैं कि जहां बेरोजगारी चरम सीमा पे है, गरीब जो है वो और गरीबी के तबके में चले गए हैं। उसका हम परसेंटेज देखेंगे तो काफी ऊपर है परसेंटेज उसका। जी। हम शिक्षा की बात करें तो नहीं, ये सारे बातें मैं सुनना चाहती थी बजट में, पर मैंने ये नहीं सुना। कॉर्पोरेट तो इस बजट में ऐसा क्या है अमी याज्ञनिक? प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट से कई बातें उन्होंने कही, उसमें एक ये भी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ग्रोथ और मोर जॉब्स। आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं बेरोजगारी की बात, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा इसमें बहुत कुछ दिया गया जिससे नौकरियां बढ़ेंगी। 60 लाख नौकरियों की बात की गई है। नहीं, मैं यही बता रही हूं कि उन्होंने कहा है कि रोजगारी बढ़ने की संभावनाएं हैं। आप पूरी तरह से उनका स्टेटमेंट देखिएगा तो उन्होंने कहा है कि रोजगारी बढ़ने की संभावनाएं हैं, रोजगार मैं दूंगा, मैं ऐसा प्रावधान है कि ये बजट में कि रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी पे न तो वो डेटा समझ पाए हैं या ना देना चाहते हैं। कोई ठोस बात नहीं है युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये सारी महेश जी ये पॉइंट है कि आप जवाब नहीं मिलता है। ठीक है महेश जी, कोई सफाई नहीं है इस पर कि जो नौकरियों की बात है, जो रोजगार की बात है, कहाँ कैसे किसी तरह की कोई इस पर सफाई है नहीं। एक बात कही गई है कि हम और रोजगार देंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, इससे कोई दिशा नहीं दिखती है इसमें कि कहाँ से ये हो रहा है। रोजगार की बात तो कही गई है, स्पष्ट तौर पे कही गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में उसको रेखांकित भी किया है, अंडरलाइन किया है कि इतने हम रोजगार जो है प्रोवाइड करेंगे और इसके लिए हम ये पैसा, ये फंड जो है। दूसरी बात की जो अनऑर्गेनाइज एरिया है, जहां सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर हैं, उसको सबसे ज्यादा, जो ढांचागत एरिया है वहां सबसे ज्यादा पैसा पंप किया जाएगा, जहां से सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन होना है। तो ये बात कह देना बिना पढ़े और बिना समझे बगैर, उंगली उठा देना, इसी तरह के सवाल पिछली बार भी किया गया कि ये इतने पैसे जुटाएंगे कहां से, 32 लाख करोड़ लेके आएंगे कहां से, देश पे खर्चा कहां से करेंगे, झूठ का पुलिंदा है। तो इस तरह के लोगों के मुंह पर ये तमाचा है, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने सवाल खड़ा किए थे। महेश जी, मुंह पे तमाचा हो सकता है कि लोगों के हो, पर जो तमाम एक बहुत बड़ा सर्विस क्लास है या मिडिल क्लास है, वो तमाम लोग जो बहुत ईमानदारी से टैक्स भरते हैं और जो इस कोरोना काल में बदहाली में रहे, नौकरियां गई, लोगों के काम धंधे छूटे, वो सब लोग उम्मीद लगाए थे कि उन्हें कुछ राहत भी मिलेगी। तो उनके लिए क्या है ये सवाल पूछ रहे हैं लोग। जी नगमा जी, आप बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन सवाल है जिसकी नौकरी छूट गई उसको इनकम टैक्स के स्लैब में, जो स्लैब ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग, लोगों की सैलरियां कटी हैं, कई महीने नहीं हुआ। मान लीजिए हमारा आपका, हम नौकरी करते, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, हम उस स्लैब को, महंगाई भी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है लेकिन लोगों की कमाई नहीं बढ़ी है। महंगाई बढ़ती गई चीजों की, तो कहीं से कोई राहत की उम्मीद तो लोग करेंगे। नेचुरली हम कब कह रहे हैं कि हम कहीं सियासत में नहीं पड़े, हम दुश्वारियों में नहीं पड़े, हमने मना नहीं किया इस चीज से, हमने कभी मुंह नहीं फेरा, लेकिन हमने उसके लिए इंतजाम नहीं किया। जी हमने इंतजाम भी किया, उसके जितने पुख्ता इंतजाम कर सकते थे उसको हमने पूरी करने की कोशिश की, उसी का नतीजा रहा। ठीक, आप कह रहे हैं कि आपने बहुत कोशिश की है, जो मुश्किल आर्थिक हालात या कोरोना ग्रस्त अर्थव्यवस्था है उसमें भारत ने काफी फिर भी अच्छा किया है और
जो प्रोजेक्शंस हैं वो भी अच्छे हैं अगले साल के लिए। मैं एक मिनट वापस आऊंगी आपके पास। पूजा मेहरा और सुनील अलग हमारे साथ हैं। आप दोनों से शुरुआती कमेंट जानना चाहूंगी मैं इस बजट पे। पूजा, आपको क्या लगता है, आपने जो बजट सुना और जो मोटी बातें बजट की हैं, अगर आप एक संक्षेप में एक आम आदमी के लिए बताएं कि इस बजट से क्या दिशा दिखती है कि नौकरियां बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह का बजट है ये, ग्रोथ ओरिएंटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस, क्या दिख रहा है इसमें? नगमा, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है ये कहना सही है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज जब करती है सरकार उसमें नौकरियां निकल के आती हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा रहता है जब आप एक नॉर्मल इकोनॉमिक स्लोडाउन के लिए बजट बनाते हैं, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये बजट में ऐसा किया, ये अच्छा है कि बजट ने ऐसे किया, और इतना उससे और भी ज्यादा अच्छा है कि फिस्कल डेफिसिट के जो पाथ था पिछले साल उन्होंने अनाउंस किया था उस पर रहते हुए किया है। लेकिन ये जो साल है इसमें हमें मालूम चला है जीडीपी नंबर्स के थ्रू कि जो हमारी रिकवरी है इकोनॉमी की वो के शेप रिकवरी है, जिसमें कि जो ऐसे लोग हैं के शेप को थोड़ा समझाएंगे आप पूजा हम तमाम लोगों के लिए, क्योंकि हमने वी शेप, जेड शेप, बहुत तरह से इकोनॉमिक रिकवरी होती है। जाहिर है कि कोरोना के बाद ज्यादातर जगहों पे रिकवरी जो है वो वी शेप तो नहीं हुई है, तो ये के शेप क्या है? जी नगमा, मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो हमारा जीडीपी है वो जो कोरोना से, कोविड से के शॉक से पहले था, जो ओवरऑल एग्रीगेट जीडीपी है वो उस लेवल तक तो आने की संभावना है। ये जीडीपी नंबर्स जो सरकार ने एडवांस एस्टिमेट दिए हैं उसमें पता चलता है। लेकिन जीडीपी में एक डिस्ट्रीब्यूशनल चीज भी होती है कि कौन सी पार्ट इकोनॉमी की है जो जल्दी रिकवर करी है और कौन से लोग वो हैं जो पीछे रह गए हैं क्योंकि दूसरे लोग ज्यादा जल्दी रिकवर कर पाए हैं। जीडीपी से यह मालूम चल रहा है कि क्योंकि कंजम्पशन नहीं रिकवर करी है, माने बहुत से हाउसहोल्ड्स ऐसे हैं जो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी आमदनियों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है क्योंकि उनके यहाँ नौकरियां गई हैं, क्योंकि उनके यहाँ लार्जेस्ट अर्निंग मेंबर की हो सकता है कोविड से डेथ हुई है, जो भी कारण रहे हैं, उनको कोविड का जो शॉक लगा है, उस जो सरकार का सपोर्ट पैकेज था हमारे देश में क्योंकि टैक्स उतना ज्यादा कलेक्ट नहीं होता है एज अ पार्ट ऑफ जीडीपी, तो बहुत बड़ा सपोर्ट पैकेज जितने दूसरे इकोनॉमीज का है उतना बड़ा हमारी सरकार नहीं दे पाई थी। बहरहाल जितना उन्होंने वो कर सकते थे उन्होंने जो किया, उसमें बहुत से हाउसहोल्ड्स ऐसे हैं जिनको वो मदद नहीं मिल पाए क्योंकि वो डिजाइन ऐसे किया गया था। जो सपोर्ट था क्रेडिट लिंक्ड सपोर्ट था। बहुत से हाउसहोल्ड और स्मॉल कंपनीज इतनी छोटी होती हैं कि वो नहीं ले सकती हैं, इवन दो क्रेडिट गारंटीड है ये, वो सरकारी गवर्नमेंट गारंटीड लोन नहीं ले सकते। तो उनकी जो रेजिलियंस है वो पैसा जो है अपनी ज्वेलरी को गिरवी रख के या अपनी सेविंग्स को ड्रॉ डाउन करके या जैसे तैसे पैसे अपने एम्प्लॉयज को या तो निकाल के या उनकी सैलरी कम करके वो मैनेज कर रहे थे, उन्होंने एक साल तो कर लिया और उसका इम्पैक्ट जीडीपी पे दिखाई दे रहा है। क्या वो इस साल कर पाएंगे या नहीं, इसमें बजट को उनको मदद करने की जरूरत थी। ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो कि पूजा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगी, अगर आप एक प्लेन सिंपल वगैरह नहीं दे सकती हूँ, आप मुझे बोलने देंगी तो मैं समझा दूंगी, लेकिन मैं ये नंबर वगैरह ये कॉर्पोरेट इंडिया दे तो ये बेटर रहता है। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन रिक्वायरमेंट था। इस साल का एक यूनिक बजट है क्योंकि एक यूनिक इकोनॉमिक सिचुएशन है और बजट ने उस पार्ट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, दूसरे बहुत से पार्ट्स को अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया है और ये जो क्रूशियल पार्ट है इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया है। और मेरे हिसाब से इसका जो रिजल्ट है वो अगले साल तक जीडीपी के तो मैं ये सिर्फ समझना चाह रही हूँ कि आपके हिसाब से बजट जितना इस तरह की आर्थिक स्थिति में हम कर सकते थे वो किया गया है, उन चीजों को एड्रेस किया गया है? मैंने ये नहीं कहा है, आपने मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने दी। बताइए। मैंने ये कहा है कि पिछले साल जो है जितना स्पेस था फाइनेंस मिनिस्टर के पास, फिस्कल स्पेस, उन्होंने उसको अपने हिसाब से यूज किया, क्रेडिट लिंक्ड स्टिमुलस देके और जो है फूड प्रोवाइड करके हाउस होल्ड्स को फ्री फूड और 500 रुपए 3 महीने महिलाओं के अकाउंट में डाले गए। उसका जो है इम्पैक्ट जितना पड़ना चाहिए था नहीं पड़ पाया और हमें वो जीडीपी नंबर से पता चल रहा है। इस बजट में एक अपॉर्चुनिटी थी उस तरह के सपोर्ट और स्टिमुलस को जो है एडजस्ट करने की, फाइन ट्यून करने की, ताकि ऐसे लोगों को और कंपनीज को मदद दी जा सके बजट के थ्रू जिनके लिए इस तरह का स्टिमुलस काम नहीं किया है, जो कि पिछले साल के बजट में था। वो रिस्पॉन्स जो है
वो सरकार ने बजट में नहीं दिया है इस साल। वो दे सकती थी क्योंकि फिस्कल स्पेस था। इट्स अ चॉइस दैट दे हैव मेड एंड इन माय व्यू इट इज अ पुअर चॉइस दैट दे हैव मेड। दे कुड हैव डिजाइन्ड अ बेटर सपोर्ट दिस ईयर बिकॉज दे हैड द फिस्कल स्पेस, बिकॉज जो है टैक्स रेवेन्यू बड़ा है, उम्मीद से ज्यादा आया है उनके पास। ये एक पॉलिसी एरर है और मेरे हिसाब से जो है इस एक पॉलिसी चॉइस गलत की गई है और मेरे हिसाब से इसका नतीजा जो है जीडीपी एस्टिमेट जो अगले साल के आएंगे उसमें दिखाई देगा। ऑल राइट, आपका कहना है कि कुछ उन्होंने एक जो चॉइसेस की हैं वो बहुत अच्छी चॉइस नहीं है। वो फिस्कल स्पेस था कि राहत दी जाती, वो नहीं हुआ। पर सुनील अलग, आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को? इसमें आपको सबसे अच्छी बात क्या दिख रही है? मतलब तमाम इकोनॉमिस्ट और अलग अलग एनालिस्ट इसको एनालाइज कर रहे हैं और आम लोगों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है बहुत तरह के टेक्निकल टर्म्स सुनना। पर बहुत सारे लोग, अगर आप किसी से भी पूछें तो पेंशनर्स का कहना है कि पेंशनर्स को किसी तरह की कोई राहत नहीं है, जिस तरह के टैक्स उनको लगाए जाते हैं और स्पेशली कोरोना के दौर में उन लोगों पर भी, सब लोगों ने बहुत मुसीबत झेली है, तो उन लोगों की भी तकलीफ बड़ी है। टैक्स में किसी को कोई राहत नहीं मिली है। तो अगर किसी भी आम आदमी से बात करें तो यही लगता है कि महंगाई में कहीं कोई कमी नहीं है, टैक्स में कहीं कोई राहत नहीं है, ये लगता है। पर आपके हिसाब से इस बजट में क्या अच्छा और क्या बुरा, अगर आप मोटे तौर पे बता सकें आम लोगों के लिए? तो नहीं, देखिए, अच्छा तो ये है कि देखो उन्होंने विजन स्टेटमेंट बना दिया है एंड वेरी गुड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बजट, इट्स फैंटास्टिक। यही जो अच्छा है कि वो कैपेक्स देख रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट होगा, ये होगा, सब कुछ कर रहे हैं। आई वुड गिव इट वेरी हाई मार्क्स ऑन दैट। अब शॉर्ट टर्म आ गया, शॉर्ट टर्म बजट मीन अगले 9 महीने में क्या होगा, उस पर शायद उन्होंने एक दो, जैसे मेरे पहले पैनलिस्ट ने कहा था, एक दो शॉर्ट टर्म में गड़बड़ हो गया है। देखिए, मैं कल से कह रहा हूं कि देखिए इन्फ्लेशन इज द मेन थिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिमांड जनरेशन इज मिसिंग, कंप्लीटली मिसिंग। मतलब कि जितने कंपनियां हैं जो मैं बात कर रहा हूं उनके वैल्यू वाइज उन्होंने ज्यादा टैक्स दिया, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। तो उनके लिए अब देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, मीन लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। अगर उनके पास जो 100 रुपए में पहले खर्च हो रहा था अब 120 हो गया है, तो अल्टीमेटली उनको लोअर इनकम ग्रुप को, मैं नहीं कह रहा हूं कि अपर इनकम ग्रुप को कुछ टैक्स राहत मिलनी चाहिए अभी इस साल, तो भूल जाओ। लोअर इनकम ग्रुप जो 3 लाख 4 लाख 5 लाख, उनके पास यू शुड हैव गिवन समथिंग इन द मिडिल इनकम ग्रुप, जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि उसके ऊपर तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और इन्फ्लेशन का हिसाब किताब मैंने देखा है कि इन्फ्लेशन के ऊपर उन्होंने गलत अजम्पशंस लिए हैं। उन्होंने कहा ऑयल प्राइस $70 to $75 दिया, अभी तो $90 है। तो ऑटोमेटिकली जब पेट्रोल प्राइस जब बढ़ेगा तो सारे प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे। इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू पुट इनटू योर कार एंड मोटरसाइकिल पे। और वैसे भी गरीब अपना बस से जा रहा है और वैसे भी ट्रेन से जा रहा है, तो जो भी उससे कह रहे हैं कि भाई साहब ये अजम्पशन अगर $70 to $75 नहीं हुआ अगले 2-3 महीने में, और अगर 90 से 100 हो गया, तो $20 का फर्क तो ऑलरेडी दे हैव अज्यूम्ड, जो कोई नहीं पढ़ के देख रहा है कि इन्फ्लेशन के बारे में उन्होंने नहीं दिया है। और जो डिमांड क्रिएशन है, अभी जो वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, जो कैपेक्स गवर्नमेंट तो कर रही है, गवर्नमेंट को तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है जी। प्राइवेट सेक्टर तब जाके करेगी अगर उनके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नया फैक्ट्री आएगा तो ऑटोमेटिकली और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब वो जो प्रॉफिट उन्होंने जो बनाया है, जिससे जीएसटी भी बढ़ रहा है और टैक्स भी बढ़ रहा है, वो एक्चुअली आप देखेंगे तो वैल्यू वाइज उन्होंने दिया, और दे हैव गिवन अनएम्प्लॉयमेंट, दे हैव कट कॉस्ट, तो इसलिए उनके प्रॉफिट बढ़ गए हैं। Now, if you should recognize that, so I would have said that's the 2 areas where they've gone wrong. Otherwise, it's a fantastic statement, which I would say is great. Philosophically, that's the right budget. But जब micro analysis में जाए तो शायद 1-2 areas उन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, बजट पे ये चर्चा हम जारी रखेंगे। और सेक्टर्स जो हैं, दूसरे सेक्टर्स जैसे कि कृषि क्षेत्र है, जो कोरोना के इस दौर में भी अच्छे, जिसमें देखा गया कि उसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। कृषि के लिए क्या है, छोटे उद्योगों के लिए क्या है, स्टार्टअप्स के लिए क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं आम बजट पे जो आज पेश हुआ है, इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा है। और ये इसलिए भी क्योंकि विपक्ष ने कहा है कि ये अमीरों का बजट है और गरीबों का जो हित है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं देखा गया है। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता, हमारे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अमी याज्ञनिक के, ये जो
कहा जा रहा है आपकी तरफ से कि ये अमीरों का बजट है और गरीबों का बजट नहीं है और कैपिटलिस्ट बजट है। आपने अभी दोनों जानकारों को सुना जो एक तरह से कह रहे हैं कि कुछ चूक तो हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो ये बहुत ही अच्छा बजट है। साल की बात करना वो एक बहुत अलग बात है, और आज की बात करना जब पेंडेमिक के बाद हम 2 साल के बाद देख रहे हैं कि इनकम इतनी कम हो गई है, मिडिल क्लास और सैलरी क्लास को आपने बिल्कुल इग्नोर किया है, और आपने जो 4.6 करोड़ लोग एकदम गरीबी में चले गए हैं उनके लिए कोई स्कीम नहीं बताई है। हाउसिंग की बात करते हो पर बेरोजगारी की बात नहीं करते हो। 4 करोड़ हाउसिंग तो 2022 पहले बताया था, तक 2022 तक हम बना देंगे ऐसा बताया था, पर वो भी कंप्लीट नहीं किया है। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो अभी वो 25 साल की बात कर रहे हैं, अमृत काल की बात कर रहे हैं, पर आज की बात क्या है? इतना सारा हम 101 हंगर इंडेक्स में पहुंच गए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत पहुंच गया है। ये सारी चीजें हम बात नहीं कर रहे हैं, बजट में कोई बात नहीं आ रही है। डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं जिसका कोई कानून नहीं है, और वो भी ऐसी कि जहां हम जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो रोजगार के लिए बैठे हैं, जिसको कैश असिस्टेंस की जरूरत, उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। हमने सोचा था कि इस पूजा मैं आपके पास आ सकती हूँ। ये जो अमी याग्निक कह रही हैं, जिन मुद्दों को उठा रही हैं कि कैसे जहां पर राहत की जरूरत थी वहां पे नहीं है, अब लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, अभी राहत नहीं मिलती है। घरों की बात पहले भी हुई थी, लेकिन अब इनसे किस तरह की राहत मिल रही है? आपने सुना उनके मुद्दे, क्या आप उसको बता पाएंगी कि इसमें इन शिकायतों में क्या गलत है? नहीं, मेरे ख्याल से ये कहना सही है कि जो डायरेक्ट, ये एक ऐसा यूनिक साल है क्योंकि पैंडेमिक की वजह से, जिसमें कि इनकम्स जो हैं डिस्ट्रॉय हुई हैं बहुत से हाउस होल्ड्स की, इसमें डायरेक्ट सपोर्ट की बहुत से हाउस होल्ड्स को जरूरत थी, और वो जो डायरेक्ट सपोर्ट उनको मिलना चाहिए बजट के थ्रू वो नहीं मिला है। जो बाकी कंट्रीज की सरकारों ने वो डायरेक्ट सपोर्ट दिया है वो कुछ सोच के ही दिया है, और उसका इम्पैक्ट जो है उनके पर कैपिटा इनकम पे दिखाई दे रहा है। कई कंट्रीज दुनिया की ऐसी हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम पैंडेमिक के पहले वाले साल से ज्यादा है इस साल। इंडिया एक ऐसी अलोन कंट्री है जिसने की डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दिया है, और वो उसका नतीजा हमारे पर कैपिटा इनकम पे दिखाई दे रहा है। जी। तो ये जो गलती हुई है पॉलिसी की, इसको क्यों नहीं ठीक किया गया इस साल के बजट में? महेश जी, ये ठीक किया जा सकता था। जो मुद्दा अमी याग्निक उठा रही है और जो उसको पूजा ने समझाया है बहुत अच्छी तरह से कि डायरेक्ट सपोर्ट जो है, सीधा एक तरह से एक सहायता देने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे घरों को, बहुत सारे देशों ने दिया है, ये किया जा सकता था। ये तो पिछले 2 साल से किया ही जा रहा है, और आगे कंटिन्यूअस जैसी जरूरत होगी सरकार उसमें पहल भी करेगी। उसके ऊपर तो कोई सवाल और संदेह करने की जरूरत ही नहीं है। क्या डायरेक्ट सपोर्ट दिया जा रहा है, या आप उसकी बात कर रहे हैं जो कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाना दिया गया, या और ये जो डायरेक्ट सपोर्ट की बात है शायद वो उससे बढ़ के है कहीं? देखिए, डायरेक्ट सपोर्ट की बात मुझे जहां तक समझ में आ रही है कि फाइनेंशियल, अगर कोई जैसे इनकम टैक्स की ये जो कि स्लैब में कोई हमें छूट मिला ही नहीं इस साल, कि भाई जैसे पिछले साल हमने लेकर आए। नहीं पूजा, ये डायरेक्ट सपोर्ट जिसकी बात आप कर रही हैं और जो बहुत सारे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इससे अलग है। आप आसान आप समझा सकेंगे कि किस तरह की मदद दी जा सकती थी हाउस होल्ड? पत्रकार लोग जो है अपनी टर्मिनोलॉजी डिक्टेट करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको आप इनकम टैक्स में किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकते हैं, वो लोग इनकम टैक्स पे नहीं कर पाते। जी, ये बात समझनी आपको जरूरी है। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनकी संख्या कितनी बढ़ गई है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। और वो क्यों बढ़ गई है ये बात आपको पता है कि क्योंकि कोविड की वजह से बहुत से जो है फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, और वो शायद दोबारा नहीं खुल पाएंगी क्योंकि जो है उनके डिमांड कम हो गई है। वो जो बनाते हैं वो नहीं बना सकते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, और जो बड़ी कंपनियां हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंपनियां हैं, वो जो सारा मार्केट शेयर है उनके पास चला गया है, जिसको हम लोग फॉर्मलाइजेशन की तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी। लेकिन वो जो फॉर्मलाइजेशन है वो ज्यादातर इसलिए है क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, जिसमें कि भारत की 80% लेबर एम्प्लॉयड होती थी, वो जो सेक्टर में स्कारिंग हुई है पैंडेमिक की वजह से, उसको एड्रेस पॉलिसी के थ्रू नहीं किया गया है। जी जी।
बिल्कुल। ये बात मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं समझ में आ रही है जिन्होंने इस बजट बात को बनाया। समझना और उस सेक्टर को मदद जो देना है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये सेक्टर है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। महेश जी, इतना ही वक्त है हमारे पास, आप कुछ इसके ऊपर कहना चाहते हैं? जी बस इतना ही कहूंगा कि सरकार जो है, जो पूजा जी का कंसर्न है, उसको कहीं ना कहीं अगर ये पूरा पढ़ेंगे उसको, तो सरकार उन लोगों के लिए 80 लाख घर देने जा रही है, 4 करोड़ घरों में नल को लेके जा रही है, साथ में जो उनको बेनिफिट देना चाहिए 2,30,000 करोड़ रुपया जो है अनऑर्गेनाइज एरिया में, जो कृषि क्षेत्र में जाना है, वो तमाम लोग जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे और जिनकी बिजनेस सबसे ज्यादा जिस पर असर पड़ा है, और जो बड़े कारोबार है वो तो उबर पाए हैं, पर वो छोटे कारोबार उबर नहीं पाए हैं, उनके लिए किस तरह की मदद होनी चाहिए थी, शायद मुद्दा और सवाल जो है ये है। बहरहाल इस वक्त इतना ही समय हमारे पास, बजट पे चर्चाएं होती रहेंगी, पर फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। इस साल किसानों ने लंबा संघर्ष किया है और चुनाव के पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां किसानों की बात कर रही हैं, किसानों के भले की बात कर रही हैं, लेकिन आम बजट में किसानों के लिए क्या है? पंजाब के किसान मायूस नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो उम्मीद लगाई थी वो पूरी नहीं हुई है। पंजाब के नवा शहर में शरद शर्मा ने कुछ किसानों से इस बारे में बात की कि बजट को लेकर उनको किस तरह की निराशा है और कितनी उनमें नाराजगी है। पंजाब को देश का अन्नदाता भी कहा जाता है। दिल्ली की सरहदों पर 1 साल तक किसान आंदोलन चला, उसमें सबसे बड़ा रोल पंजाब का था। आज देश का बजट आया है और मैं पंजाब के नवा शहर के पास सलो गांव में हूं, और यहां पर जो किसान हैं, ये जो बजट आया है, जो बजट पेश किया गया है, इससे निराश नजर आ रहे हैं। और सभी तरह के किसान हैं, चाहे युवा किसान कह लीजिए, बुजुर्ग किसान कह लीजिए। इनसे बात शुरू करते हैं। ਤੁਹਾਡਾ नाम दसो जी। मेरा नाम मनप्रीत सिंह ढींडसा जी। आप क्या उम्मीद कर रहे थे, क्या होना चाहिए बजट में और नहीं हो पाया? क्या चाहते हैं, क्या समस्या आपकी थी? ਬਜਟ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਥੇ नेचुरल फार्मिंग ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बजट में कहा गया है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਆ ਉਹ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਖਾਦਾਂ ਦੇ, ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਸਪਰੇਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 3 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੂਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ? ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾल सकता? ऑर्गेनिक खेती हर कोई करना चाहता, हर कोई खाना चाहता ऑर्गेनिक। मतलब ये बिल्कुल उस तरह से है कि 3 साल तक किसी को अगर कोई नौकरी पेशा है तो उसको ये कहा जा रहा है 3 साल तक आप कुछ मत कीजिए, आप कमाइए मत, उसके बाद आपकी जो है आप काम करिएगा, तब आपकी आमदनी शुरू होगी। ठीक है ना? बिल्कुल सही। तो एक ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਣੀ, ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੂਹੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੌਣ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ। ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੇ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ? ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਮਾਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਆ। ਖੇਤੀ ਘਟਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ बताओ कि क्या खेती समस्या है और क्या सरकार को करना चाहिए? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਲ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਕਰੋ। ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਪਏ, ਵਿਹਲੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਖੇਤ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ही हैं ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो इनकी बात से कुल मिला के बात निकल के वो ये है कि कहने से नहीं होगा,
करने से होगा। तो इसलिए निराशा है थोड़ी किसानों में कि बजट आया है और बजट में कोई खास जो है किसानों के लिए कोई खास घोषणा नहीं की गई है। जैसे कि उम्मीद ये भी की जा रही थी कि क्योंकि चुनाव भी है, हो सकता है कि घोषणा हो जाए। दूसरी बात ये भी थी कि जो किसान आंदोलन चल रहा था उसके बाद जिस तरह का माहौल बना तो हो सकता है कि सरकार घोषणा कर देती। लेकिन फिर ये भी बात है कि अगर सरकार कोई ऐसी बहुत बड़ी घोषणा कर देती तो फिर ये सवाल उठते कि जब चुनाव चल रहे हैं तो ऐसी घोषणा क्या करना नैतिक है या नहीं है। तो फिलहाल जो ये किसान हैं ये थोड़े निराश जो है ज़रूर हैं बजट से। नवा शहर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो बजट पेश हो गया है। आम आदमी का बजट बिगड़ा हुआ है, लोग महंगाई से परेशान हैं, इनकम टैक्स में छूट की बात करते हैं, राहत की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बजट सदाबहार है। ऐसे लोग आयकर विभाग के निशाने पर हैं। नोएडा में यूपी कैडर के पूर्व सीनियर आईपीएस अफसर आरएन सिंह के घर पिछले 3 दिन से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। इनके घर के बेसमेंट में प्राइवेट लॉकर फर्म चलाई जाती है जिसमें लॉकर किराए पर दिए जाते हैं। अब इस बेसमेंट से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए मुकेश सिंह सेंगर की इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को हैं और इस चुनाव के ठीक पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। इस वक्त मैं हूं नोएडा के सेक्टर 50 में और इसी मकान में रहते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आरएन सिंह। आरएन सिंह के घर में बीते रविवार से लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। दरअसल आरएन सिंह का जो घर है उसके बेसमेंट में एक लॉकर की फर्म है जो कि उनके बेटे चलाते हैं और इसी लॉकर की फर्म में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। करीब 650 लॉकर इस फर्म में हैं जो कि आरएन सिंह के बेटे चलाते हैं और सूत्रों से जानकारी मिली है कि इन लॉकरों से कई करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। हालांकि ये कैश किसका है ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन जो अंदर से तस्वीरें आई हैं उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कैश अंदर से बरामद हुआ है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें अभी भी घर के अंदर तलाशी अभियान चला रही हैं। तो अब तक ये साफ नहीं है कि जो लॉकरों में कैश है वो किसका है। हालांकि आरएन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ये जो फर्म है बेसमेंट में लॉकर की ये उनके बेटे चलाते हैं और इसमें 2 लॉकर उनके हैं। तो कुल मिलाकर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो फिलहाल अंदर अभी जांच कर रही हैं और जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर ये पैसा किसका है, क्या ये कोई बेनामी संपत्ति है या ये पैसा इसका मालिक कौन है। तो फिलहाल अभी जांच जारी है और लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सर्च जो है वो चल रही है। नोएडा से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।